गंगा सवेरा में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। सुबह के 8 बजे का वक्त हो गया है। कोरोना अपडेट हेल्थ बुलेटिन का तमाम बड़ी खबरों से पहले जानते हैं यूपी का ताजा हाल। तो यूपी में 6268 कोरोना संक्रमित मरीज हो गए हैं। यह कुल आंकड़ा हम उत्तर प्रदेश का आपको बता रहे हैं। यूपी का कोरोना अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 6268 हो गया है कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। 6268 में से 1569 प्रवासी ही संक्रमित हैं। अभी 2569 एक्टिव केस है, जिसमें 3538 ठीक हो गए। फिरोजाबाद में 7, मथुरा में 4 केस हैं। यूपी में 6268 कोरोना मरीज हैं, जिसमें 1569 प्रवासी शामिल हैं। 2569 एक्टिव केस हैं, जबकि 3538 ठीक हो चुके हैं। फिरोजाबाद में 7, मथुरा में 4, बदायूं में 1 नया केस। तो यूपी में 6268 हो गया है कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर में 12, भदोई में 9 नए मरीज मिले हैं। फिरोजाबाद में 7, मथुरा में 4, बदायूं में 1 कोरोना का मरीज मिला है। कुल 6268 कोरोना संक्रमित हो गए हैं यूपी में। 1569 प्रवासी इसमें शामिल हैं। अभी 2569 एक्टिव केस हैं, जबकि 3538 लोग संक्रमण के बाद ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। नए केस की बात करें तो फिरोजाबाद में 7 नए केस सामने आए हैं। तो यूपी में 6268 हो गया है कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा, जिसमें से 1569 प्रवासी संक्रमित हैं। अभी 2569 एक्टिव केस है, जबकि 3538 ठीक हो गए हैं। रामपुर में 12 नए केस आए, भदोई में 9 नए मरीज मिले, फिरोजाबाद में 7, मथुरा में 4 और बदायूं में 1 नया केस सामने आया है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूपी में सभी चिकित्सकीय सुविधाएं अब शुरू हो जाएंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में सभी चिकित्सीय सुविधाएं शुरू होंगी। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी भी शुरू होगी और अब सभी बीमारी का इलाज अब जल्द होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने सभी डीएम को यह पत्र लिखा है। तो यूपी में सभी चिकित्सकीय सुविधाएं शुरू होंगी। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी भी शुरू होगी। सभी बीमारी का अब इलाज जल्द होगा। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने सभी डीएम को पत्र लिखा है। तो लोगों को कहीं ना कहीं राहत देने की कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुभव, एक और कदम उठाया गया है सरकार की ओर से लोगों को राहत पहुंचाने का। अब जो है मेडिकल सुविधाएं शुरू होंगी यूपी में, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जब से लॉकडाउन हुआ है तब से जो अस्पताल है वहां पर कोविड-19 के लिए ही विशेष तौर पर इलाज किए जा रहे हैं। और उसके बाद चूंकि 7 दिनों से ज्यादा का लॉकडाउन हो गया, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कतें आ रही थी कि किसी को सर्जरी कराना है, किसी को टीके लगवाने हैं। तो इस तरह की दिक्कतें लगातार आ रही थी और सरकार ने फिर इन सारी चीजों को देखते हुए एक चिट्ठी जारी की गई है। सभी जो डीएम है उनको भेजा गया है, सीएमओ को भेजा गया है। कहा गया है कि कोविड-19 के अलावा जो अन्य चिकित्सीय सुविधाएं हैं उनको भी सरकारी अस्पतालों में शुरू किया जाए, जिससे आम लोगों को राहत मिल सके। जी, तो कब से ये ओपीडी शुरू होगी, कब से ये व्यवस्था लागू होगी, इसके बारे में कुछ अपडेट मिल पाया है? देखिए, उसमें जिलों के ऊपर ये तय किया है कि आप जो है अपने हिसाब से इसको शुरू करा दें, लेकिन अति शीघ्र, यानी कि अगर हो सके तो आप आज से शुरू करा दें, कल से शुरू करा दें। इसके लिए सभी जो डीएम है उनको चिट्ठी में लिखा गया है और जो सीएमओज है उनको लिखा गया है। जी, बहुत शुक्रिया अनुभव आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी अस्पतालों में ओपीडी शुरू होगी। एक डीएम को, सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखा गया है प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की ओर से। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती पर यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिल सकती है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभ्यर्थियों को मिल सकती है बड़ी राहत।
मिल सकता है त्रुटि संशोधन का मौका। सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं। उन्हीं त्रुटियों में संशोधन होगा जिनसे मेरिट प्रभावित ना हो। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 69,000 शिक्षक, सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्हीं त्रुटियों में संशोधन होगा जिनसे मेरिट प्रभावित ना हो। मोबाइल नंबर बदलने की मांग पर राहत मिल सकती है अभ्यर्थियों को। तो परीक्षा पास करने के बाद भी जो लोग आवेदन नहीं कर पा रहे थे उनको कहीं ना कहीं ये राहत मिल सकती है। बेसिक शिक्षा विभाग अब इन समस्याओं पर फैसला लेगा। मजदूरों के मुद्दे पर शिवसेना नेता के आरोपों पर योगी सरकार ने शिवसेना नेता संजय राउत को जवाब दिया। सीएम दफ्तर की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा कि संजय राउत जी, एक भूखा बच्चा ही अपनी मां को ढूंढता है। अगर महाराष्ट्र सरकार ने सौतेली मां बनकर भी सहारा दिया होता तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्रदेश वापस नहीं आना पड़ता। इसके पहले शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में संजय राउत ने यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए लिखा था कि सीएम योगी यूपी में प्रवासियों के खिलाफ किए गए अत्याचार यहूदियों के खिलाफ हुए अत्याचारों के जैसे हैं। उन्होंने लिखा था कि देश भर से आने वाले मजदूरों को उनके मूल स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं है। तो मजदूरों को लेकर सियासत जारी है। अब शिवसेना को यूपी सरकार की ओर से जवाब दिया गया है। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए लखनऊ से। शैलेश, जिस तरह से पहले सामना में यूपी सरकार पर निशाना साधा गया और अब यूपी सरकार की ओर से जवाब दिया गया है, मजदूरों पर यह राजनीति हो रही है, क्या कहना है आपका? देखिए कौशल, जिस समय लॉकडाउन हुआ था उसके बाद यही बोला गया था सबसे पहले कि जो जहां पर है वहीं पर रहे जी। अगर कोई उत्तर प्रदेश का नागरिक महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, तो वहीं पर रहे, वहीं पर उसको खाने पीने का भी इंतजाम करा जाएगा, वहीं पर उसके रहने की व्यवस्था रहेगी। इसीलिए ये भी आदेश दिए गए थे कि जो लोग किराए पर रहते हैं उनको किराएदार निकालेंगे नहीं। बाकायदा जिला प्रशासन की तरफ से हर जिले के देश भर में ये आदेश जारी किए गए थे। किसी का वेतन ना काटा जाए, नौकरी से ना निकाला जाए, ये सारी व्यवस्था इसीलिए की गई थी कि जो जहां पर है वहीं पर सुरक्षित रहे। लेकिन उसके बाद अचानक एक दौर आता है जब ये देखा सभी लोगों ने कि लोग जो प्रवासी हैं वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक पैदल जा रहे हैं। 1,000 किलोमीटर की यात्रा वो पैदल सड़कों पर कर रहे हैं। जब उसकी गहराई से जानकारी ली गई, उन प्रवासियों से बात की गई, तो पता चला कि उनके साथ वादे तो बहुत सारे हुए लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरे नहीं हुए। यानी उनको खाने की भी समस्या हो रही थी, उनको रहने की भी समस्या हो रही थी, नौकरी से भी निकाले जा रहे थे। सब कुछ वो हुआ जो कहा गया था कि नहीं होना चाहिए। ये बड़ी वजह रही कि उनका मूवमेंट शुरू हुआ। महाराष्ट्र से भी हम लोगों ने देखा कि बड़ी संख्या में ट्रक के ट्रक महाराष्ट्र से चले और जब वो ट्रक वहां से चले तो सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ी। एक एक ट्रक में इस तरह से मजदूरों को हमने भर कर आते हुए देखा कि जिसके बारे में शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ऑटो से लोग वहां से आते दिखे, अन्य प्रदेशों से साइकिल से आते दिखे, पैदल आते दिखे। तो जाहिर सी बात है अगर कोई दूसरे प्रदेश से आ रहा है तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही होगी कि उसे या तो खाना नहीं मिल रहा होगा या रहने की व्यवस्था नहीं होगी। वरना कौन इस तरह से आना चाहेगा इतना कष्ट उठाकर? कौन अपने बच्चों को गोद में लेकर आना चाहेगा? कौन भूखे सड़कों पर मरना चाहेगा? तो ये तो देखिए तय है कि अव्यवस्था रही वहां पर, जिसकी वजह से यहां पर उन लोग को मूव करके आना पड़ा। इसके बाद ऐसा नहीं है कि खामियां सिर्फ वहां पर थी, सिर्फ महाराष्ट्र के ऊपर। ये कहना अभी उचित नहीं होगा कि सिर्फ वहां पर थी, खामियां और जगह पर भी थी। लेकिन उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी कही जा सकती है कि एक ऐसी परिस्थिति थी जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। लेकिन कुछ भी हो, वो उनका अधिकार था, उनको रहने की जगह मिले, खाने के लिए मिले, सब, लेकिन वो मिला नहीं। यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार को ये कहना पड़ रहा है कि अगर उनके साथ, उन प्रवासियों के साथ सौतेली माँ जैसा भी व्यवहार किया होता तो उनको वहां से नहीं हटना पड़ता। यानी उनको कम से कम खाना मिलता, कम से कम रहने की जगह मिलती, कम से कम वो भूखे पेट नहीं होते कई कई दिन, जिसकी वजह से वहां से उनको यहाँ पर पैदल आना पड़ता। तो यही बड़ी वजह है कि अब लगातार महाराष्ट्र सरकार के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। महाराष्ट्र की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। कोरोना के मामले जिस तरह से वहां पर बढ़े हैं वो भी किसी से छुपे नहीं है।
अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले कुछ दिनों में जो लगातार तेजी से मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के, उनमें सबसे बड़ी संख्या किसकी है? प्रवासी मजदूरों की। कौन से प्रवासी मजदूर? जो या तो महाराष्ट्र से आ रहे हैं या अन्य प्रदेशों से आ रहे हैं। तो सारी चीजें अगर हम देखें तो निश्चित रूप से सरकार को ये मौका मिला, उत्तर प्रदेश की सरकार को। शैलेश, एक बात जानना चाहेंगे, जहाँ के लोगों शैलेश एक बात जानना चाहेंगे कि जिस तरह से योगी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए काफी कुछ कदम उठाए, उनको घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की, क्वारंटाइन किया गया, खाने पीने का रहने का इंतजाम किया गया, अधिकारियों को लेकर लगातार सीएम योगी दिशा निर्देश देते रहे, सख्ती बरतते रहे, लेकिन जिस तरह से सामना में योगी सरकार को हिटलरशाही करार देना, ये तुलना किस बेस पर की गई? देखिए कौशल, कुछ भी कहा जाए, अगर उत्तर प्रदेश में हम ये बात कहें कि जिस तरह से व्यवस्था की गई थी यहाँ पर, तो वो व्यवस्था की तारीफ पूरे देश में की गई है। और उसकी तारीफ हो भी क्यों ना, मुख्यमंत्री के जब पिता का निधन हुआ था तो सभी को याद है वो अपने पिता की अंत्येष्टि में शामिल नहीं हुए थे, बल्कि जिस समय उन्हें सूचना मिली तो वो टीम 11 की अपनी बैठक ले रहे थे रोज की तरह, और बैठक खत्म होने के बाद ही उन्होंने सभी लोगों को अलग कर दिया अपने से, एक अलग कमरे में गए एकांत में, और उनके पास उस समय कोई नहीं था। इसके बाद उनके जो पिता की अंत्येष्टि हो गई वो नहीं गए, बल्कि बाकी लोगों से उन्होंने अपील की वहां ना जाए। अगले दिन जब बैठक होती तब भी मुख्यमंत्री उसी तरह से मीटिंग में होते हैं। अगर हम देखें तो हाल ही में 2 दिन पहले मुख्यमंत्री, गोरखपुर उनका गृह जनपद है, वो गोरक्षनाथ मंदिर के मठ के जो है वो मठाधीश भी हैं, वहाँ के महंत हैं वहाँ के, लेकिन 2 महीने तक लॉकडाउन में वो गोरखपुर भी नहीं गए, और उसके बाद अब 2 महीने के बाद वो गोरखपुर गए। ये सारी चीजें देखिए, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हर जगह पर मुख्यमंत्री उपलब्ध नहीं होता है। जो सिस्टम होता है वो अधिकारियों को चलाना होता है। नीचे के स्तर पर देखिए खामियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो क्वारंटीन सेंटर्स पर बदहाली कई बार देखी गई हो, चाहे वो ट्रीटमेंट पार्ट पर ये हो कि अगर मरीज पहुंच रहा है अस्पताल में तो कई बार ऐसे मामले भी सामने आए कि उसको जो कर्मचारी हैं वो हाथ लगाने से डर रहे हैं। जो आइसोलेशन वार्ड है वहाँ की व्यवस्थाएं भी सामने आई। तो ये चीज़ें निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भी सामने आई है, जिसकी वजह से विपक्ष को मौका मिला है निशाना साधने का, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उसके लिए वो अधिकारी जिम्मेदार हैं जिनको इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। विपक्ष को मौका मिला जब मजदूर सड़कों पर थे। कांग्रेस की जो बस पॉलिटिक्स हमने देखी, कांग्रेस और भाजपा के बीच जो तलवारें खींची, वो भी जब हमने देखी तो वो उन्हीं प्रवासी मजदूरों को लेकर थी कि किस तरह से मजदूर आ रहे हैं। जब कांग्रेस ने कहा कि हम आपको बसें देते हैं, आप उनको लेकर आइए, उस पर भी पॉलिटिक्स हुई, बहुत कुछ हुआ। तो लेकिन ऐसा नहीं था कि प्रदेश सरकार की तरफ से मना किया गया था कि बसें ना लगाइए। ये अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि उसको सुनिश्चित कराइए और ग्राउंड लेवल पर प्रवासियों को लेकर कैसे सियासत लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया शैलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल जो महाराष्ट्र सरकार है उसको यूपी सरकार की ओर से कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम किया गया है। आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों को घर वापसी पर हो रही दिक्कतों को लेकर अब मायावती ने केंद्र के साथ ही राज्य सरकारों को घेरा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा और कांग्रेस की राज्य सरकारों से प्रवासियों पर राजनीति ना करने को कहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा शासित राज्य सरकारें प्रवासियों को लेकर राजनीति कर रही हैं और उन पर ध्यान नहीं दे रही हैं, जिसकी वजह से भूखों मरने की मजबूरी के बाद प्रवासी अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे हैं। ऐसे में हालात ये है कि सियासत की जगह राज्य सरकारें प्रवासियों की रोजी रोटी की व्यवस्था करें, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। जो प्रवासी मजदूर लोग हैं तो ये क्यों ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि इस बीमारी में जो केंद्र और राज्यों की सरकारों को खास तौर से लॉकडाउन के दौरान जो इनकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए था, जिनकी करोड़ों में तादाद है पूरे देश में, तो इसकी तरफ ना केंद्र ने बराबर ध्यान दिया ना राज्यों की सरकारों ने, और जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर तो जब ये लोग भूखे मरने लगे और ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं थी जहाँ ये लोग काम करते थे, उनके मालिकों ने इनको निकाल दिया, इनको वेतन नहीं दिया, सरकार ने खाने की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो तब फिर इन्होंने पलायन करना शुरू किया।
और फिरोजाबाद से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां श्रमिक ट्रेन में एक बच्चे की मौत हो गई है। फिरोजाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रमिक ट्रेन में बच्चे की मौत हुई है। ट्रेन के अंदर 9 महीने के मासूम की मौत हो गई है। फिरोजाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बच्चे के परिवार को क्वारंटीन किया गया है। दिल्ली से बिहार जा रही थी ये श्रमिक ट्रेन, जिस ट्रेन में एक 9 महीने के बच्चे की मौत हो गई है। कृष्ण पोरोवाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। कृष्ण, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कैसे इस बच्चे की मौत हुई और फिलहाल अब किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं? तो लगता है कुछ तकनीकी खामी आ गई है। आपको बड़ी खबर हम फिरोजाबाद से बता रहे हैं, 9 महीने के एक बच्चे की ट्रेन में, श्रमिक ट्रेन में मौत हो गई है। बच्चे के परिवार को क्वारंटीन किया गया है। ट्रेन के अंदर 9 महीने के इस मासूम की मौत हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश में लॉकडाउन के बीच बस और ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद अब आज से घरेलू उड़ान सेवा भी शुरू हो गई है। करीब 2 महीने तक उड़ानें निलंबित रहने के बाद घरेलू विमानों का संचालन देश भर में आज से बहाल हो गया है। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे देश में हवाई सेवा शुरू हो गई है, लेकिन कोरोना काल में अब सफर बदल गया है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और जो भी ये थर्मल स्कैनिंग में भी आपको लेकर के चल रहा है, ये दिखाने के लिए कि आखिर किस तरह से बदल रहा है हमारा और आपका हवाई सफ़र। और इसके लिए एबीपी न्यूज़ दिल्ली से पटना तक सफ़र करेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से पहले की तुलना में अब बदल जाएगा हमारा और आपका हवाई सफ़र। अब हम पहुंच गए हैं नई दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर, और यहाँ पर अब हम आपको अंदर लेकर के चलते हैं। वैसे तो पिछले 2-3 दिनों के दौरान कई बार हम ये दिखा चुके हैं कि किस तरह से तस्वीर बदल रही है, लेकिन आज उड़ान के दौरान किस तरीके से और बदलाव हमको नजर आएंगे, अब आपको ये दिखाने के लिए हम पहुंचे हैं टर्मिनल 3 पर। क्योंकि हमारा वेब चेक इन है, लिहाजा एयरपोर्ट स्टाफ की तरफ से या एयरलाइन स्टाफ की तरफ से हमसे कहा जा रहा है कि आप अंदर जाकर भी अपना बोर्डिंग पास ले सकते हैं, क्योंकि वेब चेक इन ऑलरेडी है, टिकट हमारे पास में है। तो अब हम अंदर चलते हैं। अंदर जाने से पहले क्योंकि मेरे पास में सामान है, लिहाजा इस सामान को सैनिटाइजेशन के लिए भेजा जा रहा है। जब बैग सैनिटाइज हो जाएगा उसके बाद ही मेरे को अंदर ले जाने की अनुमति होगी। सामान लेने के बाद में अब जब मैं अंदर दाखिल हो रहा हूँ तो उससे पहले मेरे को अपना ई टिकट दिखाना होगा, उसके साथ में ID। लेकिन पहले की तुलना में क्या फ़र्क है ये देख सकते हैं। जो सिक्योरिटी पर्सन है वो पीछे है ग्लास के। फर्स्ट पॉइंट पे सिक्योरिटी चेक हो गया है, लेकिन उसके बाद भी अंदर तो तभी जा पाऊंगा जब ये थर्मल स्कैनिंग में सही पाया जाऊंगा। अब हम सिर्फ बोर्डिंग पास निकाल रहे हैं। अब हमको हमारा बोर्डिंग पास मिल चुका है। अब हम जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक के लिए। बोर्डिंग गेट पर जल्दी पहुंच रहे हैं और उनको इंतज़ार करना है। तो कुछ इस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है, जहाँ पर जो 3 सीट वाली ये चेयर्स लगी हुई हैं, इसमें 20 वाली सीट को खाली रखा गया है। फिलहाल अब हम बोर्डिंग गेट से आगे बढ़ रहे हैं, फ्लाइट में बोर्ड करने के लिए जा रहे हैं। और इस दौरान हमको एयरलाइन की तरफ से ये फेस शील्ड दी गई है, उसके अलावा मास्क और सैनिटाइज़र भी दिया गया है। बोर्डिंग के दौरान एक और जो बदलाव हमको देखने को मिला है वो ये है कि पहले जो बोर्डिंग पास होता था वो जो एयरलाइन का स्टाफ होता था वो स्कैन करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कोशिश ये की जा रही है कि अगर यात्री अपने आप उस बोर्डिंग पास को स्कैन कर सकता है तो स्कैन करे। पानी पीने के लिए भी जो नल है उसमें ये लीवर है। पहले आपको यहाँ से दबाना होता था और पानी पीते थे, लेकिन अब अगर किसी को पानी पीना है तो पैर से लीवर दबाएगा और ऐसे करके पानी पी सकता है। अब हम बोर्डिंग गेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर भी जो चेयर्स लगी हुई हैं और जो लोग बैठे हुए हैं वो भी कमोवेश सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो चेयर्स लगाई गई हैं उसमें एक सीट छोड़कर ही लोगों से बैठने को कहा गया है और लोग भी वैसे ही दिख रहे हैं। मुंह पे मास्क लगातार लगाना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेस मास्क के अलावा जो एक फेस शील्ड है वो उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देख सकते हैं कतार लगी हुई है। प्रयागराज से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पूर्व विधायक पर एक और FIR हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से। प्रयागराज में पूर्व विधायक पर एक और FIR, 50,000 के इनामी पूर्व विधायक पर केस दर्ज किया गया है। रिवॉल्वर लाइसेंस रद्द होने के बाद भी इन्होंने जमा नहीं की और इसको लेकर अब एक और FIR दर्ज हुई है। योगी सरकार बनने के बाद से फरार हैं अशरफ। अतीक अहमद का भाई है आरोपी अशरफ, और अब इस पूर्व विधायक पर एक
एक और एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल धूमनगंज थाने में पूर्व विधायक अशरफ पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। रिवॉल्वर का लाइसेंस निरस्त होने के बावजूद भी इन्होंने जमा नहीं किया, इसको लेकर एक एफआईआर दर्ज हुई है। कई बार नोटिस देने के बाद भी फरार पूर्व विधायक ने रिवॉल्वर जमा नहीं की। राज्य रूपपुर चौकी इंचार्ज राकेश गौतम की तहरीर पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। सूबे में योगी सरकार बनने के बाद से फरार चल रहा है पूर्व विधायक अशरफ। प्रयागराज पुलिस ने अशरफ की गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम रखा है, जबकि एडीजी की तरफ से अशरफ की इनामी राशि 2.5 लाख करने को शासन को पत्र भी भेजा गया है। अशरफ पर प्रयागराज के कई थानों में 2 दर्जन से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। चर्चित बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड का आरोपी भी है अशरफ। अहमदाबाद जेल में बंद बाहुबली नेता पूर्व सांसद अतीक अहमद का छोटा भाई है पूर्व विधायक अशरफ। आगे बढ़ते हुए मथुरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वृंदावन के बरहरा गांव में शव यात्रा को लेकर विवाद हो गया। यहां 2 गांव के बीच विवाद को लेकर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल एक शख्स की मौत के बाद जब परिजन अंतिम संस्कार करने जा रहे थे तो वहां कुछ लोगों की तरफ से हमला कर दिया गया। इसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तब कहीं जाकर मामले को शांत कराया गया। तो शव यात्रा पर हमला हुआ, हंगामा मचा मथुरा में। 2 पक्ष भिड़ गए। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से इन लोगों को शांत कराया। अगली खबर जालौन से है, जहां दुकान के कब्जे को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह पूरी घटना चुरखी इलाके की है। ये वो लोग हैं जो इस मारपीट में घायल हो गए। तो 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। जालौन में लाठी डंडों से हमला किया गया। हमले में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जालौन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया है। दुकान के कब्जे को लेकर 2 पक्षों में ये खूनी संघर्ष हुआ था। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला किया। इसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वीडियो पता किया आपने? अब खबर गाजीपुर से है, जहां श्रमिक स्पेशल में एक प्रवासी महिला की मौत हो गई, जो सूरत से आ रही थी। 30 साल की महिला की मौत से ट्रेन में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि 14 मई को महिला की डिलीवरी हुई थी, लेकिन वो इसके बाद भी लॉकडाउन के बीच अपने घर जा रही थी, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई और शव को औडिहार स्टेशन पर उतारा गया। बोहरा क्या है आपका? बोहरा स्टेशन गांव है अपना। तो ट्रेन के अंदर महिला की मौत हो गई। श्रमिक ट्रेन में ये प्रवासी महिला की मौत हुई है। गाजीपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां श्रमिक ट्रेन में एक महिला की मौत हो गई। ये महिला सूरत से आ रही थी। 30 साल की ये महिला बताई जा रही है, जिसकी मौत हुई है। 14 मई को ही महिला की डिलीवरी हुई थी, लेकिन लॉकडाउन के बीच वो अपने घर जाने के लिए ट्रेन से निकली और ट्रेन में इस प्रवासी महिला की मौत हो गई। तो गाजीपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रमिक स्पेशल में एक प्रवासी महिला जो सूरत से आ रही थी, उसकी मौत हो गई। 30 साल की ये महिला थी, जिसकी मौत से ट्रेन में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि 14 मई को महिला की डिलीवरी हुई थी, लेकिन इसके बाद भी वो लॉकडाउन के बीच अपने घर वापस लौट रही थी। अब खबर आगरा से है, जहां मेडिकल स्टाफ ने एक प्रेरित करने वाला गाना गुनगुनाया है। हम होंगे कामयाब एक दिन। ये गाना गाकर सबको प्रेरित किया गया है।
शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओ मन है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी।